नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। प्रतिभाओं की धरती है तो आकाश भी जाहिर है उसका अक्स लेकर आगे बढ़ता है। आकाश बढ़े या ना बढ़े लेकिन कलाकार ज़रूर बढ़ता है। बिहार में एक जगह है नवादा, वहाँ पर एक बच्ची लगातार कला की दुनिया से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी उसने सोचा नहीं था कि उसकी मंजिल कहाँ है। और अचानक पता चलता है लोगों को कि वो दिल्ली में है। बाद में दिल्ली से ही एक नया नाम जुड़ गया उनके साथ, एनएसडी का, यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का। और हमारे साथ आज खुद हैं असीमा भट्ट, जो थिएटर की जानी मानी रंगकर्मी तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा धारावाहिकों की बात करें, फिल्मों की बात करें, लेखन की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, बहुत सारी बातें हैं जो आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। असीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ कई गुण जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो पहचान है अभिनेत्री की है। जी। बाकी जो गुण हैं उसका कैसे तारतम्य बैठाया आपने? नहीं, वो ऐसा था कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का डेरा होता है। तो मैं खाली नहीं बैठ सकती। थिएटर की या फिल्मों की एक ये है कि उस ड्यूरेशन में जब आपके पास फिल्म है, जी। जब आपके पास नाटक है, तब आप या तो रिहर्सल कर रहे होते हैं या फिल्म की या सीरियल की शूटिंग कर रहे होते हैं। बाद में आप खाली बैठ जाते, तो वो खालीपन मुझे बहुत कचोट रहा था। दैट वाज वेरी ये डिप्रेसिंग। तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, तो पढ़ने लिखने का शौक शुरू से था। किताबें मैं बहुत पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ। और अब तो मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि गूगल पे और यूट्यूब पे जो कभी कहीं नहीं मिल सकता किसी भी लाइब्रेरी में, वो मिल जी। जाती हैं। तो मैं तुरंत ढूंढ लेती हूँ। और अभी जो इन दिनों खास करके 2 साल का ये लॉकडाउन जिसको कह रहे हैं, पेंडेमिक, मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग हो गया, क्योंकि मुझे बहुत समय मिला। तो मैं उसमें जो जो सुनती गई कि मेडिटेशन। इससे पहले मैं बता दूं कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। अच्छा। जी। तो मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मरने का डर नहीं था कि इलाज नहीं हो पाएगा। और मेरे हस्बैंड को भी थ्रोट कैंसर हुआ था। ये दिल्ली 98 की बात है। तो उनको मैंने तिल-तिल करके वो जो डर होता है मौत का, उनकी आँखों में देखा था। और फाइनली ईश्वर की कृपा से उनका ऑपरेशन हुआ, वो ठीक है। लेकिन वो डर कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली मुझे जी। बैठा हुआ था। एंड आई वाज़ ऑल अलोन। मैं यहाँ मुंबई में अकेली रहती हूँ। और मुझे घर में नहीं बताना था, क्योंकि मेरी माँ जो हैं, ये मेरे पिता के डेथ के तुरंत बाद हुआ था, तो वो सारा सदमा नहीं झेल सकते थे। मैं बड़ी बेटी हूँ। तो पता नहीं कैसे कैसे मुझे, और इंडस्ट्री में भी नहीं बताना था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आप बीमार हो तो कोई एक बीमार एक्टर को काम क्यों देगा। तो इंडस्ट्री को भी नहीं बताना था, घर भी नहीं बताना था। अब मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि क्या करें। तो उसी बीच में मुझे एक गुरु मिले जो प्राणिक हीलिंग जानते हैं, और वो सडन मिल गए। और उन्होंने ऐसे कुछ कहा कि वो प्राणिक हीलिंग से और सेल्फ हीलिंग के ज़रिए आपको ठीक कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे कि अच्छा क्या क्या होता है, इंटरेस्ट के लिए उनसे जानना चाहा। फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे खुद भी गाइड किया दिया, और उनके दोस्त रहते हैं पुणे में, वहाँ भी उन्होंने भेजा। उन्होंने मिलते ही मुझे बेटी बना लिया, और उन्होंने कहा अब तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें ठीक करना मेरा काम है। पुणे भेजा। वहाँ मैंने एक पिरामिड थेरेपी है, मेडिटेशन है, वो सीखा। और हफ्ते भर रही, फिर उसके आना जाना भी मेरा होता रहा। और फुल मून लाइट में मेडिटेशन लेना और ये सब, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। एंड इट्स ऑल वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी बिगेन। सो वो कि आप कैसे यूनिवर्स से आप बातें करते हो जब आपको कोई तकलीफ़ होती है, जब पेन होता है, और आप कहते हो, जैसे मुझे कहते कि आप क्या करते हो। मुझे अभी ब्लैक फंगस भी हुआ था और मुझे पता नहीं था। तो मेरी बहन ने, जब आज मैं उसको यहाँ आने से पहले फ़ोन पे कि मुझे ब्लैक फंगस हुआ था और मुझे पता तक नहीं था कि मेरी आँखों से ये सब हो रहा है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे और घने हुआ करते थे, इस तरह से, पर अभी इतना रहा। तो उसने कहा कि कैसे हुआ, तुमने इलाज करा? मैंने कहा नहीं। तो उसने पूछा क्या किया? मैंने कहा ना, मैं गॉड को बोला, मैंने कहा कि आप जानो, आपका काम जाने।
मैं बीमार हूँ और आप मुझे ठीक करें। एंड एक्चुअली जो सेल्फ मेडिटेशन है, जो प्राणिक हीलिंग है या डिस्टेंस रेकी जिसे कहते हैं, उसमें आपका जो 100% बिलीव, आप ब्लाइंड फेथ नहीं कह सकते, आपका 100% बिलीव होता है। एंड सो आई 100% बिलीव इन प्राणिक हीलिंग। और ये तो मेडिटेशन वगैरह बहुत अच्छा लगने लगा है, ये बहुत मज़ा आता है। ये मुझे एक्टिंग में भी हेल्प कर रहा है। तो एज एन एक्टर भी मैं समझती हूँ कि एक कमाल की कोई चीज़ मेरे हाथ लग गई है। एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड एंजॉय। अच्छा असीमा जी, ऐसा लगता है कि जब इंसान कलाकार या के तौर पर काम करता है तो जी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसके जीवन जी में, तो ये जो अनुभव आपने प्राप्त किया तो उसका भी असर आएगा अनुभव में, अभिनय बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभिनय में भी और लेखन में भी काम आता है। आप पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं कि दीदारगंज की यक्षिनी नाम से मेरी एक कविता है, बहुत लंबी कविता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर पे लिखी गई है। अच्छा। और वो मैंने डेडिकेट भी ब्रेस्ट कैंसर से जो सर्वाइव कर रही हैं, सर्वाइवर हैं, उनको किया है। लोगों को नहीं पता है वो पोयम मैंने हॉस्पिटल में लिखा था, क्योंकि मैं जब सोनोग्राफी और एंजियोग्राफी और ये सब के लिए जा रही होती थी और दिन दिन भर हॉस्पिटल में बैठी रहती थी अकेली, बिना खाए पिए, तो मैंने उसी समय मेरे हाथ में मोबाइल था और एक दिन मुझे 10 बजे से 4 बजे तक 2 अलग अलग टेस्ट होने थे और मुझे कुछ नहीं खाना था और मैं भूखे बैठी हूँ। तो उसमें वो कविता लिखी गई और वो उसमें फूटी है। तो मैं अगेन मैं कहती हूँ, और वो किसी को नहीं पता चला। बाद में जब मैं ठीक हो गई तब मैंने बताना शुरू किया कि दैट वाज मी ओनली। जो औरत अपने ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रही है, दैट वाज मी। मैं ठीक हो जाती हूँ तब मैं बताती हूँ, लोगों को शेयर करती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं कुछ बताऊँ तो मेरी फैमिली पे असर करेगा। मैं बड़ी हूँ, बिल्कुल। दे विल डिस्टर्ब, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। तो और ऐसे ही मेरे जीवन में जब जब जो जो हुआ है, मैं और एक बात बताऊंगी आशुतोष भैया। मेरे पिताजी सुरेश भट्ट को आप जानते हैं, 2012 में वो नहीं रहे। मैं आज हर बात खोल के जी जी, कहना आज आज चाहती हूँ आसमान के नीचे बैठे कि हैं। जी, मैं इसलिए नहीं कि मुझे कोई सिंपैथी चाहिए, मैं उससे निकल के आई हूँ ना, तो वो जो एक बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आया है, आत्मविश्वास आया है, वो मैं लोगों को इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि जब आपके पास कोई तकलीफ़ की घड़ी हो, कोई मुसीबत की घड़ी हो, कोई चैलेंज हो, तो आप डगमगाइए नहीं। आप ये सोचिए कि जो ईश्वर है ना, वो आपको एक परीक्षा में बिठाया हुआ है और उसका रिज़ल्ट जो होगा, वो आपके फ़ेवर में होगा। तो ये मैंने माना। और मैं उस समय जब डिस्टर्ब थी, तो मैं बहुत सारे डिस्कोर्स, जो बहुत सारे गुरु हुए, सेंट हुए, उनके डिस्कोर्स सुना करती थी। तो उसमें मैंने किसी का सुना कि मुझे याद नहीं, क्योंकि इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ सुना, तो मुझे याद नहीं है। तो उसमें एक वो कहते हैं कि जब तुम बहुत बहुत ऐसी घड़ी में हो, जब लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, तो तब ना आँख बंद करके ये सोचो कि वो तुमसे क्या चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है। आज मैं बताती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी हुआ, मैं डिस्टर्ब हुई थी, मैं जी। बहुत डिप्रेस थी, लेकिन देखिए कि पिताजी मरते हैं मेरे, और उसके बाद जो मुझे डिप्रेशन आया, मैं मेरे पास था कि अब मैं कैसे निकलूँगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि यहाँ से मैं कैसे निकलूँ। द पर्सन जिस जो मेरे मतलब आधार है, कहते हैं ना डीएनए, मेरा मेरे बॉडी में जो ब्लड है, दैट वाज माय फादर। एंड डीएनए, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग, एंड ही इज नो मोर। और नॉट ओनली नो मोर, मैंने पिता को आग भी दिया जी। था, अग्नि दिया। तो मुझे इस हाथ से आई नो, मतलब मैं इस वजह से नफरत करती हूँ कि मुझे इन्हीं हाथों से उनको आग देना पड़ा। मुझे उस समय भी समझ में आया था, जिस समय मैं वो मुखाग्नि दे रही थी, हिंदू रिचुअल जो जी। है, तो उस समय भी मुझे लगा था कि यार, आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम इंसान, आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती चीज़ जो है, आप उसको अपने हाथों से जला रहे हो। एंड दिस इज़ लाइफ। एंड आफ्टर बर्निंग, उनको जलाने के बाद जो अस्थि कलश समेटना होता है, वो एक छोटे से उसमें आता है, राख की शक्ल में। सो होल मेमोरी, होल थिंग, होल जर्नी विथ माय फादर, यस। होल जो जो भी उनसे सीखा, जो बातें, वो सिमट के एक मिट्टी के एक उसमें आ गया, कलश में आ गया।
एंड उससे भी जाके आप गंगा में प्रवाहित करते हो। तो ये सब मेरे लिए बहुत बहुत ही, जिसकी कल्पना कभी कोई बेटी जल्दी नहीं करती, कोई नहीं करना नहीं करती चाहता, कोई कोई बेटी। भी। आप, मुझे लगता है जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है उनको खोना जिनको आप प्यार करते हैं। ये डर बहुत बड़ा होता है। दैट इज द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल फियर। यू डोंट वांट टू लूज समवन whom you love। तो वो मेरे साथ हुआ और मुझे लग रहा था मैं कहाँ कैसे निकलूंगी अब। एंड ऑल ऑफ द सडन मुझे पिताजी के बारे में कुछ कुछ लोगों ने बताना शुरू किया जो मुझे नहीं पता था। जैसे महाश्वेता जी, महाश्वेता देवी जो बहुत बड़ी राइटर हैं, अभी उनकी कहानियों पर, द्रौपदी पे बहुत बहस छिड़ रही है, सिलेबस से निकाल दिया गया। तो उनसे, महाश्वेता देवी के अलावा लेकिन कैलाश द्रौपदी सत्यार्थी, द्रौपदी तो आपके नाम से, आपके चरित्र से जुड़ चुका है। हाँ हाँ, ये मतलब नाम अपने आप में वो ही इतना दूसरे, तो बड़ा हो वो गया है। वो हाँ, द्रौपदी मैंने बिल्कुल, लिखा है। हाँ। दैट इज साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो वो था कैलाश सत्यार्थी जी जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जी। मेधा पाटकर ताई, उन सबसे मैं पापा के बारे में सुनती थी तो मैं, अच्छा ओ, इट वाज माय फादर, क्योंकि वो सब नहीं पता था। सूरज मेरे घर में ही था, उसके उजाले का पता ही नहीं था। एक्चुअली तो मैं ऐसे हो गई कि अरे, तो मुझे कई लोगों ने बोलना शुरू किया कि तुम्हें लिखना चाहिए। मेरी गुरु माँ है रीता गांगुली जी, उन्होंने कहा, सुधा अरोड़ा जी बहुत बड़ी राइटर है हिंदी की। रीता गांगुली जी ने आपको कुछ भेंट भी दिया है, हम चाहेंगे हाँ, कि पहले हमारे ये दर्शकों को आप दिखाएं। दिस कंगन गिवन बाय हर ओनली। और ये उन्होंने बताया था कि उन्होंने उनकी अम्मी जिन्हें कहती थी, अम्मी मीन्स बेगम अख्तरी, उन्होंने दिया था। आज आपका जो परिधान है, आपके जो सब कुछ वेशभूषा हाँ है, हाँ उसमें सिर्फ प्यार छिपा हुआ है। जी बिल्कुल। मैं एक एक चीज़ अगर बताऊं, मैंने अगेन पापा को खोने के बाद जो किताब लिख के अपने आप को जी। संभाला और स्ट्रॉन्ग, उन्हीं पे किताब लिखी। और वो 5 साल लगे लेकिन उसमें मैं एक अलग असीमा, एक अलग व्यक्तित्व, मेरा जीवन जो है वो निकला। और मैं आप लोगों के सामने भी जो हूँ, वो एक अलग असीमा हूँ। नहीं तो अगर आपने 5-6 साल पहले मुझे देखा होता तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। तो आज फिर मैं पिछले जुलाई में सुरेखा सिकरी जी गई। सुरेखा सिकरी जी को कौन नहीं जानता, इंडिया की एक इतनी बड़ी अदाकारा। लोग कहते हैं ना, हर एक्टर का एक सपना होता है कि एक नेशनल अवार्ड, बस सुरेखा सिकरी जी को 4 नेशनल अवार्ड मिले थे। एंड वो चौथे नेशनल अवार्ड के लिए जब दिल्ली जा रही थी, तो उसमें जो उन्होंने दुल्हन की तरह तैयारी की थी कि मैं क्या पहनूंगी, कैसे दिखनी चाहिए, तो वो साड़ी चुनाव से लेकर के उनके शॉल तक में, दैट वाज मी, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। शी पास्ड अवे एंड आफ्टर सम टाइम, मतलब सेम जुलाई के मिड में वो गई एंड अगस्त के शुरुआत में अनुपम श्याम जी गए। अनुपम श्याम जी जो सज्जन सिंह के नाम से प्रतिज्ञा में बहुत ही नोन है, बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर। बहुत कुछ करने वाले थे, जी, वो एक लेकिन फिल्म बनाना चाह रहे थे जिसमें मुझे मुख्य भूमिका देने वाले थे। और वो ऐसी ब्रिलियंट कहानी है जो अभी भी मैं अगर किसी को बताऊं तो वो कहते हैं ना, चोरी करने पे आमादा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो चूंकि मैं अभी उसको रहने देती बचा हूँ, के रखिए, हाँ कहीं ना कहीं हम लोग उसको। हाँ, मैं चाहती हूँ कि उनका सपना पूरा हो। क्योंकि वो कहते थे बेटा एक ही फिल्म बनाएंगे हम, लेकिन देखना कि लोग याद करेंगे और तुमको पलट के देखना नहीं पड़ेगा। इट वॉज हिज पैशन, वो जुनून था। तो लेकिन बीच में पेंडेमिक, फिर उनका हेल्थ, वो किडनी से, उन दोनों के जाने के बाद से फिर मैं मेंटली तो बहुत करीबी संबंध भी तो था आपका। बहुत, मैं रेगुलर बैठना बिल्कुल। उठना, बहुत सी बातें सीखी मैंने। मैं अगर कहूँ कि दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी में आप उतना नहीं सीख सकते जितना आप इन दोनों पर्सनालिटी से बिल्कुल। सीख सकते थे। वो मैंने सीखा और ये मेरा सौभाग्य है। तो उन दोनों के जाने के बाद फिर मेरा जो है, वो कहते हैं ना, मानसिक संतुलन थोड़ा सा, हिल और गया। ये मैं हंस के कह रही हूँ, पर मैं अपनी थेरेपी कर रही हूँ, जिसको सेल्फ थेरेपी और लव थेरेपी कहते हैं। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया है। मैं जानबूझ के ये बात कह रही हूँ क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में पेंडेमिक के बाद से एक तो नॉर्मली सभी लोग डिस्टर्ब हुए हैं, डिप्रेस हुए हैं, पर एक्टर्स पे बहुत असर हुआ है क्योंकि उनके पास काम भी काम नहीं नहीं है, था तो जाहिर है पैसे भी नहीं है, बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, एफडी तोड़वा रहे हैं, घर बेच रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं। मैं आपको बता दूं,
वो सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई, मैंने संभाला कि ये गुजर जाने दो, ये भी इट शैल ऑल्सो पास, तो ये जो गुजर सुख जाएगा। भी इंतजार करता है ना हाँ, आसिमा जी, सुख भी सुख इंतजार इंतजार है। करता जी है कि जी। दुख के बादल छट जाएं, फिर हम आगे का रास्ता एंड सफर वैसे में जो मुझसे भी है तय कविताएं करेंगे। भी निकलती हैं कि देखिए, जब मैंने ब्रेस्ट कैंसर के दिनों में लिखा, दीदारगंज की यक्षिणी यूट्यूब पे और गूगल में सर्च करके लोग पढ़ सकते हैं। उसी तरह पेंडेमिक में जब सब लॉकडाउन थे, तो उस समय भी मेरे अंदर से कविताएं फूट रही थी कि रात रात रात, रात रात रात, लंबी गहरी काली स्याह रात, पर कोई बात नहीं, पौ फटने वाली है। वाह 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 वाह। तो ये मुझे, मैं यही कहूँगी कि सोच के नहीं आता है, ये परिस्थितियाँ लिखवाती। तो परिस्थितियों में जो मैंने वो डिस्कोर्स सुना था किन्हीं का, कि जब आप चारों तरफ से घिर जाए तो आंख बंद करके बस ये देखिए कि ये घटना, ये परिस्थिति, ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, उसका इशारा क्या है। तो मैं ऐसे लेती रही। तो आज मैं बताना चाहूँगी कि एक मेरी बेटी है, जिनका नाम है रेखा, मुंह बोली बेटी। मुँह बोली बेटी रेखा है, और वो किसी प्रॉब्लम में थी। मैं सोशल मीडिया पे हमेशा उन लोगों के लिए लिखती हूँ जिनको थोड़ी धाड़स मिले मेरी बातों से। तो उन्होंने मेरा कोई पोस्ट पढ़ा और वो मुझसे जुड़ी, और फिर धीरे धीरे हमारा टेलीफोनिक बातचीत, और ये वो निकल के आई बहादुर की तरह, अपनी परिस्थितियों से लड़ करके, जीत करके खड़ी हुई। और उन्होंने मुझे अम्मा कहना शुरू किया, और उन्होंने कहा, अम्मा यू हैव गिवन मी न्यू बर्थ, वाह न्यू लाइफ। सो मेरी माँ ने जो दिया था जन्म, सो आपने। तो ये उसने प्यार से ये साड़ी मुझे भेजी, बहुत अच्छी साड़ी, वाह। और उसने यहाँ तक कहा कि 2-3 साड़ियाँ उन्होंने मुझे पोस्ट किया था व्हाट्सएप पे, और कहा चुनो। मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसने बिल्कुल बेटी की तरह जिद करके कहा कि अम्मा फिर मैं चारों भेज दूंगी। तो आपकी ही बेटी हूँ और आपकी तरह ही जिद्दी हूँ। तो फिर मैंने ये सेलेक्ट किया फोटो में, और उसने मुझे भेजा। बहुत अच्छी साड़ी मैं है। इसका, ये मेरी बीच की जो बहन है, बहन है। बीच वाली प्रतिभा भट्ट है, एडवोकेट है, मैं प्यार से गुड्डी बोलती हूँ। ये उसका दिया हुआ है, और ये यही कहती हैं कि दीदी आप 10 जगह जाते हो, अरे उठते इतनी अच्छी बैठते हो। अंगूठी है, बहुत अच्छी अंगूठी है। ये हाँ, भी ये भी मेरी एक को एक्टर ने गिफ्ट किया था। सेट पे हम काम कर रहे थे, तो उसने कहा कि ये लो मेरी तरफ से। वो शो जब बैंड अप हो रहा था, तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया। एंड ये कंगन के बारे में बता चुकी, ये साड़ी रेखा। अब देखिए कि क्या है, ये बताने के पीछे पर्पस क्या है। व्हेन यू फील यू आर अलोन, यू फील डिस्टर्ब, यू फील डिप्रेस, आपको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी सता रही है, आप सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो सचमुच आपको प्यार करता होगा अनकंडीशनली। तो आप उनकी कोई चीज़ पहन लीजिए, धारण कीजिए, बहुत बल मिलता है उससे, बिल्कुल। क्योंकि वो सब अपनी अपनी जगहों पे, वो मेरे साथ नहीं है, मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ, लेकिन ये सब फील दूर तो होता दूर। है ना कि सब साथ में या है। आप देखिए, अभी तो कितने लोग आपके हाँ, साथ हैं। अभी सभी मेरे साथ हैं। आई फील सो ब्लेस्ड, एंड मुझे लगता है इन सब ने मुझे गले लगाया हुआ है, एंड मैं उन सब के लिए यहाँ से, इस माध्यम से सबको मैं प्यार भेजती हूँ। बिल्कुल। अच्छा कि असीमा जी, अक्सर हमने सुना है कि नारी बहुत शक्तिशाली होती है। मर्दों की बात तो हम नहीं जानते, लेकिन जी इतना जी तय है जी कि वाकई मर्द बहुत कमज़ोर होते हैं और बहुत कुछ छुपाते भी हैं, लेकिन नारी हर स्थिति का सामना करने में सक्षम है, और आप उसका, आपका जी, बहुत वो बढ़िया उदाहरण है आप। लेकिन आज या। बहुत सारी ऐसी नारी हैं जो बिल्कुल घुट रही हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, डरती हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि निकलो बाहर, इस डर से आप बाहर निकलिए। देखिए, मैं जिस संस्कारों में पली बढ़ी हूँ, आप जानते हैं मैं जी। मगध से हूँ। अब मगध को मगही बोल करके लोग कि अरे ये तो बहुत बैकवर्ड है, बहुत बिछड़ा है, यहाँ की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, वो नहीं मैं कहती हूँ यार, मगध है, मगध, आम्रपाली हुई है वहाँ, बिल्कुल। आम्रपाली नर्तकी, सम्राट अशोक हुए, बिल्कुल, इतिहास कोई और भी तो पढ़ सकता है। और पूरी दुनिया में भटके, ज्ञान प्राप्ति बुद्ध को गया में हुआ, गया में, और मैं वहीं जिसको से हम हूँ। बोध गया के नाम से आज जानते जी हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं जी वहाँ। जी। तो मैं एक हम्म, उस पे भी मेरी पोयम है, वाह। गया की हूँ। हाँ, सुनाइए सुनाइए ना तो प्लीज। गया की हूँ तो इसलिए कि मैं गया की फल्गु नदी हूँ, मैं गया की फल्गु नदी हूँ मैं,
बाहर से सूखी, बाहर से सूखी, भीतर से भरी हूँ मैं। वाह वाह वाह। आपको पता होगा कि फल्गु नदी का पानी जी नीचे जी नीचे जी। बहता है, ऊपर नहीं है, क्योंकि सीता जी का श्राप है उनको। तो इसलिए मैं जहाँ से हूँ, आप जहाँ के हो, आप उनका अगर इतिहास कहते हैं ना कुरेदोगे, निकालोगे, उस मिट्टी में से आपकी पहचान निकलती है। बिल्कुल। और ये जो दबी कुचली मानसिकता है कि हम औरत ये नहीं कर सकते, भाई मैं बार बार उदाहरण देती ये हूँ कौन लोग कि तय करते हैं कि औरत ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती? ये तो आप जबरदस्ती आप देखिए थोपना ना, हुआ किसी पर। बिल्कुल आप देखिए ना, जब गार्गी जैसी इतिहास में औरत हुई, जब सावित्री बा फूले जैसी औरत हुई, उन्होंने औरत के लिए आवाज उठाई थी कि हर औरत को पढ़ना पढ़ना चाहिए। चाहिए। आपको पता है कि उनको उस समय उन पर जी जी गालियां, जी, बिल्कुल लानत, बिल्कुल। पत्थर फेंके गए। अब क्या होता है कि इतिहास जब बदल रहा होता है ना, तो बदलाव लोगों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं होता। हाँ। इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा फॉरवर्ड आना चाहिए। और मैं एक और जो मंत्र है, वो मैं हर स्त्री को कहना चाहूँगी जी। कि जब तुम डूबने लगती हो, टूटने लगती हो, बूझने लगती हो, तो इस मंत्र को याद करना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बिल्कुल। स्त्री तो दुर्गा है, स्त्री तो काली है, स्त्री अच्छा, ब्रह्मांड है, वो स्त्री की तो जन्म देती हैं। बहुत बात हो गई स्त्री की। बतौर अभिनेत्री आपको कैसा अनुभव रहा अभी तक के सफर में? अमेजिंग। मतलब मैं देखिए ये अलग बात कई बार है। लोग कहते हैं कि यार मैं पछता रहा हूँ या पछता रही हूँ, मैं गर्व कर रहा हूँ, गर्व कर रही हूँ। आपने क्या क्या महसूस किया? मुझे गर्व होता गर्व है। होता है। मुझे लगता है मैं इससे बेहतर काम कुछ कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि जब मैं कैमरे के आगे, इवन मैं अभी कैमरे के आगे हूँ। आप कहती हैं कि अपना बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, अपना नहीं। अपना मुझे अपना अभिनय कैसा लगता है आपको? अपना अनुभव दूसरे अभिनय नहीं, अभिनय अभिनय हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे मुझे देखिए मैं आजकल बहुत यूट्यूब भी बनाया, तो यूट्यूब पे भी कुछ कुछ डालती रहती हूँ, कुछ पोइट्री हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीच हैं। और अब मैं जब धीरे धीरे मैं उबर गई, देखिए जब मैं डूब रही थी तो किस मुंह से कहती कि उठ उस खड़े हो। समय पता चल गया ना कौन अपने है कौन पराया है। हाँ, संकट में सब जी। सब क्लियर हो जाता लेकिन अब है। मैं जब निकल गई हूँ तो एक तो ब्लेसिंग है कि मुझे ईश्वर ने निकाला इन बिल्कुल। सारे झंझावातों से। अब मैं उठ के खड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सो नाउ आई एम देयर फॉर एवरीवन। मुझे रात के 2 बजे भी, मैं पहले 10 बजे मोबाइल बंद कर देती थी, लेकिन अब मेरा मोबाइल ऑन रहता है, क्योंकि मैंने फेसबुक पे बार बार लिखा कि कोई भी किसी भी वक्त मुझे फ़ोन करे, आई एम देयर। इफ़ ये मेरा कमिटमेंट है कि इफ़ आई एम सोशल देयर, नेटवर्क पे अगर आपको कोई परेशानी बिल्कुल लगे तो आप मतलब असीमा भट्ट लिखेंगे तो पता चल जाएगा इनके बारे में, फेसबुक हो या बाकी जो भी। जी, मुझ पे मतलब मैं हँसी आती है मुझे, कई लोगों ने मुझ पे ये आरोप लगाया, अरे आप रात भर ऑनलाइन रहते हैं। अरे मैं किसी की काउंसलिंग कर रही हूँ, हाँ, somebody about to die। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि जी, कि सुनिए इतना सबकी। आप इंटरफेयर क्यों करते हो हाँ हाँ। यार। मुझे कहना पड़ा आशुतोष भैया कि अरे इतनी क्यों नजर रखते हो, लुगाई लागे सू। मतलब इतनी नजर तो मेरा पति नहीं रखता कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। दूसरे लोग मतलब ताक झाके आप हमेशा ऑनलाइन रहते हो, इसके लिए अरे एक सो शब्द बना है, जाइए। अंग्रेजी में एक शब्द है ना, हाँ स्पीड ब्रेकर। जी, तो मैं कहती हूँ यार मैं सोऊं या जागूं, आपको क्या हाँ लेना देना। क्योंकि मैंने कई लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगी, जो लोग सुसाइड करने वाले थे उनकी काउंसलिंग की, वो बच गए। बिल्कुल। एक 2-4 रेप विक्टिम थी, और एक लड़की तो अपने पिता द्वारा प्रताड़ित हो रही थी। तो अब इन सब को अगर मैंने कहा हुआ है, और उनको उसमें जो काउंसलिंग की सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप उनकी काउंसलिंग कर रहे हो तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना। जी। और अगर आप व्यस्त भी हैं, आप बीमार भी हैं, और खुद ही मैं मर रही हूँ, तब भी अगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, तो शायद मैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ या एयरपोर्ट पे हूँ, तो वो मुश्किल होता है, तब भी मैं वो मैसेज के थ्रू उनको बूस्ट करती रहती हूँ। और मुझे फिर बाद में मैसेज आता है कि अरे आपको सुन सुन के, क्योंकि मैंने वॉइस मैसेज भेजा होता है या कुछ लिंक्स भेजे होते हैं कि इसको सुनो देखो, देन जब मैं फ्री होंगी मैं कॉल करूँगी। तो मेरा मतलब ये है कि अगर मैंने उनको कहा किसी से भी आई एम देयर, सो
आई हैव टू बी देयर, दिस इज़ द फर्स्ट कमिटमेंट विथ माई सेल्फ। और मुझे शुक्र करना अच्छा लगेगा कि ये सलाहियत मुझे अंदर है, ये क्वालिटी मेरे अंदर है, और लोग अब ठीक हो रहे हैं। एक लड़का था जिसको ब्लड कैंसर था, उसने मुझसे सीख करके, हालांकि वो ब्लड कैंसर से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन जब मैंने उसको कहा कि ट्राई टू फाइंड योर लाइफ पर्पस, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ, उसने एनजीओ बनाया और वो अब दूसरों के लिए काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, मोटिवेशन का काम कर रहा है, खाना खिलाने का काम किया उसने लोगों को पेंडेमिक में, लॉकडाउन में। आपने उस गुरु मंत्र दे दिया ना। हाँ, मैंने कहा अपना लाइफ पर्पस, तो अब उसको ये मिल गया कि अगर मैं मर भी जाऊं, भगवान ना करे कि ऐसा हो, उसकी लंबी उम्र हो, लेकिन वो यही कहता है कि दीदी अगर मैं मर भी जाऊं तो इतने लोग तो कम से कम मुझे याद करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड लाइफ। आपको अपना पर्पस अगर सॉल्व हो जाए ना, पता हो जाए ना, जीने का मज़ा आने लगता है। इनका कहना साफ है कि अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, अगर मुंबई की बात करें, अगर चर्च गेट से आपको विरार जाना है या विरार से आपको ठाणे जाना है, पता है आपको, तो आप भटकेंगे नहीं। लेकिन जो तय ही नहीं कर पाते हैं अपना रास्ता, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ, जी। मतलब ये जो है ना अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं, या एक अंग्रेजी में हम एक्टरों के लिए एक वर्ड है एक्टर्स कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट में आप रहते हो ना, दैट इज़ वेरी पेनफुल। जी। आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे पेंडेमिक में हमें पता था कि भाई अभी शूटिंग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, एक्सेप्ट इट। मैंने वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे एक ब्लाइंड जन्म से बिना आँख के पैदा हुआ, सही तो वो में। क्या करेगा? दे हैव टू एक्सेप्ट कि दे आर ब्लाइंड। वैसे अभी पेंडेमिक है, आप हाथ पैर नहीं मार सकते। मेरे एक दोस्त हैं, उनका पति शिप में है, काम करते, तो वो शिप पे भी जाती नेवी है, में, हाँ, नेवी मर्चेंट में। नेवी। जी जी, जी। मर्चेंट नेवी। तो वो जाती थी, तो मैं कहती थी कितना रोमांटिक है ना, आप शिप पे रहते हो इतने दिन। तो बोलते हैं असीमा खाक है, मन हम ऊब जाता है, नीचे समंदर, ऊपर आसमान, बीच में कुछ नहीं है, और बोर हो जाओ तो आप कूद के भागना चाहो तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। समंदर में ही कूद के मरोगे। सो आप देखो कि कई बार आपके ये सिचुएशन होते हैं कि मेरे लिए वो रोमांस है, मेरे लिए वो फैंटेसी है, उसके लिए वो बोरिंग सी चीज़ है। तो मुझे ऐसा ही लगा कि आप समंदर में घिर गए हो तो घिर गए हो, जस्ट स्टे काम एंड कूल, ये निकलेगा, ये आपके बारे में एक शेर याद आ रहा है मुझे इरशाद। कि जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें। जिस तरह से इन्होंने दुखों को झेला और जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी, उसका जो दर्द होता है, ये सिर्फ अकेली महसूस करती जा रही है। लेकिन ये आज लग रहा है जी। कि जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, धुन चाहे कोई भी हो, साज को बजाते जाओ। बतौर अभिनेत्री अब किस तरह की प्यास बाकी है? एक्टर का तो प्यास, एक्टर की प्यास नहीं, कभी खत्म नहीं होती। एक्टर का कुछ ऐसा प्यास कैरेक्टर दिमाग में है जो करना चाहते हैं? बहुत सारा, बहुत दो सारा। चार एक बता दीजिए। एक तो अनुपम दादा जो करना चाहते जी। थे, एक फिल्म करना चाहते, एक ही फिल्म करना चाहते थे वो। बहुत जुनून था उससे लेके कि बेटा बस एक ही फिल्म करेंगे, अब देखियो तुम। तो ये वो अवधि बोला करते थे। तो एक तो वो, मतलब मुझे लगता है कि वो फिल्म बन जाए, मैं प्रे करती हूँ, बिल्कुल। और उनके लिए श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि। और भी कई है, जैसे आशुतोष भैया, मैं बिहार के परिवेश में हूँ, और मेरा ये है, मेरा ननिहाल झारखंड है, संथाल परगना, और अब ददिहार। झारखंड तो अब हो गया, पहले तो जी, बिहारिया पहले था। बिहारी हाँ। था, लेकिन वो झारखंड में भी संथाल परगना, वो हाँ। जो जिस तरह की स्त्रियों की आप कल्पना करते हैं ना कि वो एक वस्त्र पहनती थी, ऊपर कुछ नहीं, सिले हुए कपड़े नहीं, तो मैंने उन औरतों को देखा है खेतों में काम करते हुए, पेड़ों पे चढ़ के लकड़ियाँ काटते हुए, पेड़ों की फुनगियों से पत्तियाँ टूंगते हुए, और खेतों में वो जब काम करती थी, धान की कटनी से लेके, बुआई से लेके कटनी तक, तो वो ऊपर बिल्कुल ये रहता था, खुला रहता था, और वो बहुत बिंदास काम करती हैं। आप बोल्डनेस की बात करते हो, भाई हमने तो बचपन में देखा, और कोई उनको ताड़ता नहीं था कि कोई छिछोरे की तरह, ओ वाह हम कुछ देख रहे हैं, नहीं, बहुत सहज होती हैं, वो अपना काम करते हैं। तो मैंने वो देखा। मेरे दादाजी का ईटा का भट्ठा था, तो मैंने ईटे के भट्ठे पे औरतों को काम करते देखा है। और मैं ये बताना बिल्कुल चाहूँगी, स्वाभाविक सा। हाँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि व्हाई नॉट दे आर हीरोइन। पेट में 9 महीने का बच्चा लेके वो औरतें ईटा पारती हैं, ईटा पारा जाता है, एक ईटे का साँचा जी, होता जी, है, जी। उसमें बना बना के फिर उसको आग की भट्टी में जलाया जाता। मैंने ये सब देखा बचपन से, और बहुत
बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। आप कहते हैं ना चाइल्डहुड मेमोरी जो होती है तभी तो आपकी। एकल अभिनय में आप छा गई हैं। थैंक यू, वो भी ऊपर। मैं मेमोरी जो की भी बात है, हूँ एकल अभिनय ऊपर जब करती जी। हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लगातार अकेली एक नारी के तौर पर अभिनय करती हैं, तो दर्शक भूल जाते हैं कि अकेली ये है। सब ब्लेसिंग है। बिल्कुल। अच्छा, अब भी सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे, आने वाले दिनों में और क्या क्या करने वाली हैं? मुझसे जो भी कराना चाहेंगे, मैं इंडस्ट्री से कहना चाहूँगी, मैं पूरी मीडिया थिएटर वाले हों चाहे जो भी हों, मैं चाहती हूँ कि जो एक्सपीरियंस जी। मेरे हैं उनको यूज़ कर लीजिए। बहुत है। मैं ईटे भट्टे की उन औरतों की बात करना चाहूँगी कि वो आपकी हीरोइन क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल हो मैंने सकती है। 9 महीने गर्भवती स्त्रियों को ईटे के भट्टे पे काम करते देखा, सिर्फ इसलिए कि अगर वो दिन भर काम नहीं करेंगी जी। तो उनको दिन भर की मजूरी यानी दिहाड़ी नहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो वो खाएंगी क्या। वो करती थी, उनको काम करते करते लेबर पेन होता था। वहीं औरतें एक आड़ बना के बिल्कुल। ईंटों के भट्टों के बीच में लुंगी साड़ी से घेर के, हाँ। लुंगी साड़ियों से घेर जी के जी जी। वहीं उनका प्रसव करा देती थी, बच्चे डिलीवर होते थे। और वो वहीं ईंटे से जो ईंटा वो पारती थी, जो पक रहा होता था ना, जी। ईंटे का भट्टा पकाया जाता हाँ। है, जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं। तो जो ईंटे पक रहे होते थे उसी के टुकड़े से माँ और बच्चे का जो नाड़ काटा जाता है। मैंने देखिए वो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे गूस बम्प्स हो रहे। मैं कहती हूँ ये फिल्में क्यों नहीं बननी चाहिए, ये स्त्रियां हीरोइन क्यों नहीं होनी तो चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल ये सही है कि आज की तारीख में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन अब असीमा भट्ट जी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और इनके पास बहुत कुछ है जिससे आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सोच को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तभी इनकी जो प्रतिभा है उसका आप रंग महसूस कर सकेंगे। और आप तो बिल्कुल तैयार हैं हर चीज़ के लिए। मैं तैयार हूँ, बिल्कुल, तो मुझे बस लगता है कि लोग आए, जी जी जी। बात तो करें। और इस शो के बाद मैं यही दुआ करूंगा कि आपके पास बहुत काम आए, लोग अलग आमीन अलग आमीन रूपों में आपका आमीन आमीन इस्तेमाल आमीन। करें, क्योंकि आपका नाम ही ऐसा है कि आपके पास जीवन में कितनी तकलीफ़ें आई उसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन आपका नाम ही असीमा है, तो सारी जो तकलीफ़ें थी वो सीमा में कैद हो गई हैं और कारण आप ही हैं। तो आने वाले दिनों में भी हम आपसे बहुत चीज़ कुछ सीखेंगे, जानेंगे और मेडिटेशन के बारे में स्पेशल भी बात करेंगे। जी और जी। फिलहाल मैं ये कहूँगी तमाम कि जी मेडिटेशन सबको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं बहुत सारे अपने दोस्त लोग हैं उनको जो लिंक मुझे फ़ायदा, जैसे रात में नींद नहीं आना, एंजाइटी होना, इनसिक्योरिटी होना, चूँकि मैं अकेली हूँ तो ये मुझे बार बार होता है। नहीं, अब पर्सनली लोग आपसे हाँ अपनी तकलीफ साझा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो मैं लिंक बिल्कुल भेजती हूँ उनको बिल्कुल। हाँ और बताती हूँ, क्योंकि मैं तब उनको बताती हूँ वो लिंक, तब मैं उनको भेजती हूँ क्योंकि वो अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर चुकी होती हूँ और मुझे उससे फ़ायदा हुआ होता है, तो मैं करती हूँ कि भाई करो। और ये लोग अगर पूछेंगे, जैसे कई बार लोग कहते हैं, कुछ ऐसे थे जिनको ज़िद होती कि नहीं नहीं इससे क्या हो जाएगा। मैंने कहा कुछ देखो, कुछ हो ना हो, उस पीरियड में आपका जो है ना माइंड जो है कूल तो एटलीस्ट रहेगा। जब आप सरेंडर कर देते हो कि अब आगे कुआं पीछे खाई, आप कहीं नहीं जा सकते, तो जो आप हैं, जो बुद्ध ने भी कहा है, बी इन प्रेजेंट, तो आप उस प्रेजेंट में रहें, सांस लें और छोड़ें और कोई अच्छा सा सूदिंग म्यूजिक सुने जो कि बहुत सारे यूट्यूब पर हैं, एंड यू विल फील काम, एटलीस्ट नींद आ जाएगी। अगले दिन जब आप उठेंगे, सुबह जब आँख खुलेगी तो आप फ्रेश फील करेंगे। दुख की खिड़की खोलिए, सुख की किरण आएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल आने बिल्कुल। वाले दिनों में लगातार हम बहुत सारी बातें करेंगे असीमा जी से और जानेंगे कि वाकई ज़िंदगी में दुख है तो सुख भी है, और वो कैसे मिलता है असीमा जी आपको खुद बताएंगी। तो इस खास पेशकश में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और हम दुआ धन्यवाद, करेंगे आप कि आप सबका। बहुत सुखी हों, स्वस्थ रहें और काम में इतनी बिजी हो जाए कि मुझे भी बोलें कि बिजी हो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस थैंक यू खास वेरी मच। पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।